आलीशान ससुराल में बहू बनी नौकरानी। आप लोगों की लापरवाही की वजह से आज उनका बच्चा जिंदगी मौत की जंग से लड़ रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। अगर मुझे पहले पता होता, मैं अपनी बेटी को इस हालत में इसकी ससुराल में कभी नहीं छोड़ती। आखिर ऐसा क्या हुआ था प्रेरणा के साथ जो आज उसका बच्चा जिंदगी मौत की जंग से लड़ रहा है? क्या प्रेरणा की ससुराल वालों ने उसके साथ कोई ज्यादती की थी या कोई वजह और थी? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। प्रेरणा बेटी, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तेरे लिए एक आलीशान घर से शादी का रिश्ता आया है। बहुत पैसे वाले हैं वो, किसी चीज की कमी नहीं है। नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। लेकिन माँ, जब वो लोग इतने अमीर हैं तो वो मुझ गरीब लड़की से क्यों शादी करना चाहते हैं? मैंने सब पता कर लिया है मेरी बेटी, तू चिंता मत कर। उसने कहा है कि वो अपने दूसरे बेटे की शादी एक गरीब घर की लड़की से ही करना चाहती है और उसे तू बहुत पसंद है। फिर भी माँ, हमें एक बार अच्छे से पता कर लेना चाहिए कि घर परिवार में उनका व्यवहार कैसा है, कैसे लोग हैं। सब सही है बेटी, आलीशान घर में तू राज करेगी, घूमेगी फिरेगी, जिंदगी पलट जाएगी उस घर में शादी करके तेरी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और गायत्री अपनी बेटी प्रेरणा की शादी एक आलीशान घर में रजत नाम के लड़के से करवा देती है। आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। इसका होलिया तो देखो किसी गवार से कम नहीं लगती। पता नहीं माँ जी ने इस गवार से रजत की शादी क्यों ही करवाई होगी। अगले दिन सुबह सुमित्रा अपने आलीशान घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी प्रेरणा वहां पर आती है। अरे माँ जी, इतने बड़े आलीशान घर में आप सुबह सुबह ये झाड़ू क्यों लगा रही हैं? नौकर चाकर कहाँ हैं? उनको बोलिए, वो कर देंगे। वो बहू, नौकर की तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ दिनों की छुट्टी पर है, इसलिए मैं ही इतने बड़े आलीशान घर में झाड़ू लगा रही हूँ। लाइए माँ जी, आप छोड़िए, मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं बहू, अभी तो तेरे हाथ की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी है, अच्छा नहीं लगता। तू रहने दे, मैं कर दूंगी। लाइए ना माँ जी, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। सुमित्रा प्रेरणा के हाथ में झाड़ू थमा कर वहां से चली जाती है। प्रेरणा भी अब बड़े आलीशान घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। हे भगवान, मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैंने अपनी सासू माँ के हाथ से झाड़ू ले लिया। इस आलीशान घर में तो झाड़ू लगाते लगाते ही मेरी कमर टूट गई है। माँ, मेरी कमर। प्रेरणा झाड़ू लगाकर अपने कमरे में जा रही होती है। तो क्या करें हम लोग, भूखे मर जाएं? क्या खाना भी नहीं खाएं? क्या चाहती हो तुम? क्या हो माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अब क्या बताऊं प्रेरणा बहू, खाना बनाने वाली नौकर ने भी बोल दिया है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं आ पाएगी। अच्छा, ओह ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी सबके लिए खाना बना देती हूँ। प्रेरणा अब अपने कमर दर्द को नजरअंदाज करके रसोई में सबके लिए खाना बनाने जाती है। अरे ये चूल्हा कैसे जलता है? लगता है ऑटोमेटिक है, मुझे तो इस पर खाना बनाना ही नहीं आता। अब प्रेरणा ऑटोमेटिक चूल्हे के बटन को बार बार दबाना शुरू कर देती है, तभी वहां पर कंचन आती है। ये क्या कर रही हो तुम प्रेरणा? ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा है, खराब कर दोगी क्या इसको अपनी गंवार हरकतों से? क्योंकि इसको जलाने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ता है। माफ करिएगा, लेकिन मैंने आज से पहले कभी ये सब चलाया नहीं है। मैंने पहली बार ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा इस आलीशान घर में ही देखा है। अब बड़ी मुश्किल से प्रेरणा उस ऑटोमेटिक चूल्हे पर खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। सभी को खाना बहुत पसंद आता है। अगले दिन सुबह। अरे उठ बहू, सुबह के 7 बज गए हैं और तू अब तक सो रही है। प्रेरणा आंखों को मसलते हुए दरवाजे को खोलती है। जी माँ जी, बोलिए। घर का सारा काम पड़ा हुआ है और तू आराम से सो रही है। जा फटाफट घर के सारे काम निपटा ले। पर माँ जी, नौकर वो कहाँ है? कोई नौकर नहीं है बहू, तूने देखा तो कि नौकर आए दिन कितनी छुट्टी करते हैं, इसलिए मैंने उनकी परमानेंट छुट्टी कर दी और आज से इस आलीशान घर का सारा काम तू करेगी। पर माँ जी, मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी इतना काम? उसकी चिंता मत कर, हम सब मिल बांट के कर लेंगे। सुमित्रा अब अपने षड्यंत्र में प्रेरणा को फंसा लेती है और आलीशान घर का सारा काम उसके ऊपर थोप देती है। माँ ने कहा था कि राज करेगी आलीशान घर में। अरे काहे का आलीशान ससुराल है जब बहू को ही नौकरानी बनाकर रखा है इन लोगों ने। प्रेरणा रसोई में खाना बना ही रही होती है कि तभी उसकी जेठानी कंचन उसको आवाज देते हुए कहती है, प्रेरणा, मेरी कुछ सहेलियां आई हुई हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ता ले आओ और नाश्ते में कुछ अच्छी चीज ही बनाना। जी जेठानी जी, अभी लेकर आई। प्रेरणा फटाफट प्लेट में चाय नाश्ता लेकर अपनी जेठानी की सहेलियों के लिए ले जाती है।
कंचन तेरी देवरानी तो बहुत अच्छी है, फटाफट हम लोगों के लिए चाय और नाश्ता भी ले आई। एक हमारी देवरानी है जो एक गिलास पानी भी नहीं पूछती है। अरे काहे की देवरानी, मैं इसको कोई अपनी देवरानी नहीं मानती। वो तो मेरी सास ने जानबूझकर इस गरीब लड़के से शादी की थी, वो इस आलीशान घर में नौकरानी बन सके। कंचन को लगता है कि वो प्रेरणा वहां से चली गई थी, लेकिन प्रेरणा पर्दे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन लेती है और अपनी जेठानी की बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आलीशान घर में प्रेरणा नौकरानी की तरह काम करते हुए अपनी जिंदगी बिता रही होती है। इस आलीशान घर में तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे एक नौकरानी का दर्जा भी दे रखा है। इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब इंसान से शादी कर लेती, वो कम से कम मुझे प्यार तो करता। ऐसे ही कुछ महीने बाद अब प्रेरणा रसोई के काम कर रही होती है कि तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। प्रेरणा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रजत प्रेरणा की बिगड़ती तबीयत देखकर उसे फौरन अस्पताल लेकर जाता है। खुश हो जाइए रजत जी, हाँ बाप बनने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आपकी वाइफ के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से उनको चक्कर आ गया। ध्यान रखिएगा कि ये घर का ज्यादा काम न करें और ज्यादा से ज्यादा आराम करें। रजत कुछ दवाइयां लेकर प्रेरणा को अस्पताल से घर ले आता है। प्रेरणा, आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। मैं अभी घर में नौकर रख लेता हूँ ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा आराम कर पाओ। अरे बेटा, नौकरों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद घर का सारा काम कर लूंगी। और वैसे भी मैं भी तो प्रेग्नेंट हुई थी 9 महीने के लिए, तब घर का सारा काम करती थी मैं, और कब हंसते खेलते बच्चा हो गया पता भी नहीं चला। आजकल की बहू का पता नहीं क्या है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि नाजुक कली बन जाती है। कोई बात नहीं रजत, मैं घर का काम कर लूंगी। करेगी कैसे नहीं? क्या सोच रही थी, इस आलीशान घर में रानी बन के रहेगी? अरे तुझ गरीब से शादी ही इसीलिए कराई थी ताकि तू इस आलीशान घर की नौकरानी की तरह काम कर सके। अगले दिन सुबह प्रेरणा प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपने आलीशान घर में बड़ी मुश्किलों से झाड़ू लगा रही थी। तभी वहां पर पड़ोस की बिमला आती है। अरे रे सुमित्रा, तेरे घर में नौकरानी काम पर आ गई है। नहीं बिमला, ये घर की बहू है। पर ये किसी नौकरानी से कम नहीं लग रही है सुमित्रा। क्यों रे, तुझे कितनी बार समझाया है कि ढंग के कपड़े पहन लिया कर। आखिरकार तू इस आलीशान घर की बहू है, ये गरीबों वाले कपड़े पहन के समाज में मेरी बेइज्जती मत करवाया कर। प्रेरणा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और अपनी सास की बातें सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से में बरसते हुए कहती है, बस करिए माँ जी, मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपने इस आलीशान घर में मुझे बहू बनाकर रखा है या नौकरानी। कुछ दिन बाद प्रेरणा रसोई में काम कर रही होती है और अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। माँ, प्रेरणा को जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। रजत प्रेरणा को जैसे तैसे उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। रजत जी, मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से समझाया था कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसके ऊपर वर्कलोड बिल्कुल भी मत डालना। ज्यादा काम करने की वजह से बच्चे की धड़कन बैठ गई है और वो ठीक तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहा है और वो आईसीयू में है। आप लोगों की लापरवाही की वजह से आज वो बच्चा जिंदगी मौत की जंग से लड़ रहा है। डॉक्टर की बातें सुनकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि आज उसकी इस हरकत की वजह से ही वो अपने घर का वारिस खो देती। मुझे माफ कर दे बहू, जो मैं तेरी तकलीफ नहीं समझ पाई और तेरे साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव किया। प्रेरणा अपने ससुराल वालों को माफ कर देती है और अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर अपने आलीशान ससुराल में आती है। सुमित्रा भी अब अपने आलीशान ससुराल में 2-4 नौकरों को काम पर रख लेती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अमीर शीतल बेड से सोकर जैसे ही उठती है, उसकी मेड उसके लिए चाय लेकर आती है, जिसे एक घूंट पीते ही शीतल चाय की कप जमीन पर फेंक देती है और अपनी मेड पर चिल्लाने लगती है। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे पूरी दूध वाली चाय चाहिए, चाय में एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए और तुम पानी मिला कर ले आई। अरे शीतल, क्यों सुबह सुबह बेचारी पर भड़क रही हो? जाओ मेरी बेटी के लिए दूसरी चाय लेकर आओ। ये देख बेटा, तेरी शादी का कार्ड छप चुका है, बहुत जल्द तू दुल्हन बनेगी। इस ठंड में मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। अपनी शादी का कार्ड देखकर शीतल बहुत खुश होती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन आ जाता है, जहां शीतल का पति शहरे में होता है। कुछ ही देर में शीतल की शादी हो जाती है और जब शीतल अपने पति का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कौन हो तुम? ध्रुव कहाँ है? मैं ध्रुव का दोस्त हूँ। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मुझे बेवकूफ बनाकर अपनी जगह खड़ा करके भाग गया। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मैं बहुत गरीब घर से हूँ,
पर अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे ये सब जरूर इस घमंडी लड़की का ही नाटक होगा, पर जो भी हो इस ठंड में इस घमंडी की शादी एक गरीब लड़के से हो गई। अब देखो क्या होता है इस गरीब का। मुझे तो अमित भाई साहब के लिए दुख हो रहा है जो उन्हें ऐसी बेटी मिली। शांत हो जाइए आप सब। मेरी बेटी ने कोई धोखा नहीं दिया। मैंने खुद अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवाई है ताकि ये समझ सके कि गरीब लोग कैसे रहते हैं और परिवार में कितना प्यार होता है। बेटी, तेरे बाप की इज्जत अब तेरे हाथों में है। अपने पिता की लाज रखने के लिए शीतल इस शादी को अपना लेती है और विदा होकर अपने गरीब ससुराल जाती है। जब अर्पित की शादी के बारे में रिश्तेदारों और गांव वालों को पता चलता है तो वो सभी अचानक से घर आ जाते हैं और कमरे में अकेली बैठी शीतल अपनी जेठानी से कहती है, यहाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? क्या चाय? घर में सिर्फ 1 किलो दूध है और घर में इतने सारे मेहमान आ रखे हैं। अगर अपनी देवरानी को चाय दूंगी और घर आए मेहमान को पूछूंगी नहीं तो लोग क्या सोचेंगे? क्योंकि शीतल बड़े घर से थी इसलिए अनीता उसे चाय देने से मना नहीं कर पाती और घर में बहुत सारे मेहमान भी थे, इसलिए वो 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिलाकर चाय बनाकर लाती है और सभी मेहमानों को देती है। और लास्ट में जब शीतल चाय पीती है, एक तो इतनी ठंडी हो रही है, ऊपर से पानी वाली चाय दे दी। जेठानी जी दूध की चाय बनाई है या पानी की? शीतल, अभी घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, गांव की कुछ औरतें भी बैठी हैं, शायद इसलिए चाय में पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, पर मैं तुम्हारे लिए बाद में अच्छी चाय बना दूंगी। इतना बोलकर अनीता वहां से चली जाती है। और अगले दिन जब अनीता सभी घर वालों के लिए चाय बना रही होती है तो चाय बनाते हुए खुद से कहती है, अमीर घर की है, शायद पानी वाली चाय पसंद नहीं। एक काम करती हूँ, आज चाय में कम पानी डालती हूँ, वैसे भी अपने ही घर के तो लोग हैं। इतना बोलकर अनीता आधे किलो दूध में 2 गिलास पानी डाल देती है और चाय बनाने लगती है। पर तभी वहां पानी पीने के लिए दीपक और राजू आते हैं। मैं तो यहाँ पानी पीने आया था, पर यहाँ तो चाय बन रही है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर ठंड में फिर से चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। माँ, आज मुझे चाय ज्यादा चाहिए, पूरा ग्लास भर के, क्योंकि मैंने सुबह चाय नहीं पी थी। कुछ देर में अनीता सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सभी लोग बड़े ही आराम से बैठकर ठंड में कांपते हुए वो चाय पी लेते हैं। पर इस बार भी जब शीतल चाय पीती है तो वो चाय को साइड में रख देती है और अपनी जेठानी से कहती है, इसे चाय कहते हैं आप? हटिए, मैं खुद ही अपने लिए चाय बना लूंगी। पर शीतल, दूध खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं बहू, अगर तेरा चाय पीने का मन है तो तू जाकर बना ले। राजू बेटा, आधा किलो दूध ले आ। चाची, मैं आपके लिए दूध लेकर आ रहा हूँ, अगर आप चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बनाना। राजू अभी बच्चा था, घर में जितनी बार भी चाय बनती वो हर बार चाय पीता है। अब कुछ देर बाद राजू दूध लाकर देता है और अनीता अपने लिए खुद आधा किलो दूध की अकेली चाय बना लेती है। ये देख अनीता अपनी सास से कहती है, इस अमीरजादी का देखो, हम गरीबों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आधा किलो दूध की 1 कप चाय बनाकर पी गई। बहू, ऐसा मत बोल, कुछ ही दिन की तो बात है, वैसे भी कौन सा ये ज्यादा समय यहाँ रहेंगे। अगर उसे पानी वाली चाय नहीं पसंद तो उसे उसके हिसाब से पीने दे। पता नहीं कब इसके मायके वाले आकर इसे ले जाएं, क्योंकि ये रिश्ता ना उनकी मर्जी से हुआ है और ना ही हमारी मर्जी से। आशा के कहने पर अनीता चुप कर जाती है और अगले दिन एक बार फिर अनीता चाय बनाते हुए उसमें आधा किलो पानी मिला देती है और पूरा परिवार पानी वाली चाय पीता है। इस चाय को देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें दूध कम, पानी ज्यादा डला हुआ है। कोई बात नहीं बहू, अगर तुम्हें इस घर की चाय नहीं पसंद तो तुम अपनी चाय खुद बना लो। पर माँ जी, घर में दूध नहीं है। मैंने आपके लिए बस आधा किलो दूध संभाल के रखा है। आपको दूध से दवाई भी तो खानी है, और आप कुछ दिनों से दूध से खाने वाली दवाई ना लेकर दूध देवरानी को चाय बनाने के लिए दे रही हैं। कोई बात नहीं बहू, मैं 3 टाइम की दवाई दूध से ना खाकर 1 टाइम की ही खा लूंगी, कुछ नहीं होगा मुझे। शीतल, आज मैंने चाय नहीं पी, और अगर तुम चाय बना रही हो तो क्या अपने में से थोड़ी मुझे दे सकती हो? ठीक है। अपनी सास के कहने पर अनीता वो दूध अपनी देवरानी को दे देती है और आधे किलो दूध देख शीतल अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, आधे किलो दूध में मेरी चाय तो नहीं बन पाएगी। मुझे बिना दूध में पानी डाले उसे ज्यादा पकाकर चाय बनाने में अच्छा लगता है। मैं तो थोड़ी चाय पीती हूँ पर स्वादिष्ट पीती हूँ, इसलिए आप आधा किलो दूध और ला दो, और फिर अर्पित को भी तो मेरे हाथों की चाय पीनी है इस ठंड में। हे भगवान,
अगर ये एक दिन में 2 से 3 किलो दूध का चाय पीने में खत्म कर देगी तो घर कैसे चलेगा? ये तो अमीर है, पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है। मुझे तो एक एक पैसे जोड़कर चलने पड़ते हैं। परेशान अनीता दूध लेने के लिए बाहर जाती है, पर जब वो दूध लेकर घर आने लगती है तो दुकान वाले से पानी लेकर दूध में मिला देती है। अगर आधे किलो दूध में 1 पाव पानी मिला दूंगी तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा और इस तरह थोड़ा दूध माँ जी की दवाई के लिए भी बच जाएगा। ये सोचकर कि शीतल को कुछ पता नहीं चलेगा, वो दूध में पानी मिला देती है और घर आती है, पर दूध देखते ही शीतल को सब पता चल जाता है। जेठानी जी, अगर आप नहीं चाहती थी कि इस ठंड में मैं चाय पीऊं तो साफ साफ मना कर देती ना। दूध में पानी मिलाने की क्या जरूरत थी? और अर्पित जी, आप भूल जाइए चाय। बहू, ये तूने क्या किया? नाराज हो गई ना वो? होती है तो हो जाने दीजिए, कुछ दिनों की बात है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारा जीना हराम कर देगी। आशा की दोनों बहुएं नाराज होकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और दूध न होने की वजह से, क्योंकि आशा भी कुछ दिनों से दवाई नहीं ले रही थी, इसलिए अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और शीतल को घर के हालातों का पता चलता है। चाची, दादी अपने हिस्से का दूध आपको दे रही थी ताकि आप ठंड में अच्छी चाय बनाकर पी सको। कुछ दिनों से दादी ने दवाई नहीं ली, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई। अगर वो ऐसे दवाई छोड़ती रही तो कहीं वो बहुत बीमार ना पड़ जाएं। माँ जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? माफ करना आप लोग, मैं नहीं जानती थी कि इस घर की हालत इतनी बुरी है। अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती। मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहती, मानती हूँ कि शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, पर मेरा इरादा आप लोगों को परेशान करने का नहीं था। शीतल, हम तो बस तुम्हें यहाँ खुश रखना चाहते थे, पर शायद इस ठंड में हम तुम्हें तुम्हारी पसंद की एक वक्त की चाय भी नहीं दे सकते हैं। बहू, तू मेरी वजह से दुखी मत हो, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। मेरी उम्र हो चली है इसलिए बीमार पड़ गई हूँ मैं, और ऊपर से ठंड भी ज्यादा है। अपने घर वालों की बातें और उनका प्यार देखकर शीतल भी खुद को बदलने की कोशिश करती है और अब वो ठंड में 3 टाइम चाय न पीकर केवल एक वक्त की चाय पीती है और पूरा परिवार भी पानी वाली चाय न पीकर थोड़ी ही चाय पीते हैं, पर अच्छी चाय पीते हैं। कुछ दिन बाद जब शीतल के पिता उसे लेने आते हैं तो वो जाने से मना कर देती है और अपने गरीब ससुराल में हंसी खुशी रहती है।